गुड इवनिंग सर। यस सर। कैसी चल रही प्रिपरेशन? अच्छी चल रही सर। और मैंने जो लास्ट क्लास में बोला था बेटा, याद है सभी को? मैंने क्या बोला था? सभी को अपने हर चैप्टर के लाइक जो भी आप रिवाइज कर रहे हो चैप्टर, उसका एक होता है ना फॉर्मूला लिस्ट, कॉन्सेप्ट मैप जिसे बोलते हैं, वो खुद प्रिपेयर करना है, जिससे कि आपका रिविजन बहुत इजीली और कम टाइम में हो जाए अच्छी तरह से, है ना। अगर आप फॉर्मूला लिख कर लाइक चैप्टर रिवाइज कर रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो वो लास्ट तक याद नहीं होंगे। जैसे मैंने बोला था, कॉन्सेप्ट मैप सारे सभी बच्चों का लाइक जो भी चैप्टर आप रिवाइज कर रहे हो, कोई भी चैप्टर जो अभी मैंने बताया था, रिसेंट जो चैप्टर मैंने कराए हैं, पढ़ने का तरीका भी है कि रिसेंट जो चैप्टर मैंने अभी कराए हैं सेकंड टर्म के, जो तुम्हारे बोर्ड में भी आएंगे, उन्हीं को पहले अच्छी तरह से प्रिपेयर करो, जिसमें आपका इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एरिया बाउंड्री रीजन, डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद वेक्टर 3D और प्रोबेबिलिटी 11th और 12th दोनों, ठीक है। तो ये सबसे पहले फिनिश करो, और उसके बाद मैंने 2 चैप्टर और कराए थे, जो बोला था मैंने स्कोरिंग है काफी और कम टाइम लगेगा, तो मैंने बोला था क्लास में ज्यादातर अच्छी बातें समझ में आ जाएंगी। एक तो मैथमेटिकल रीजनिंग और एक स्टैट्स, ये 2 चैप्टर ऐसे हैं जो लाइक अभी रिसेंट हुए, तो जिन्होंने कर लिए बेटर है, लेकिन जिन्होंने अभी भी लग रहा है कि अच्छी तरह से नहीं करा है, तो बेटा ये वाले 2 चैप्टर जल्दी से रिवाइज कर लो, क्योंकि कुछ दिनों बाद बिल्कुल भूल जाओगे कि क्या बातें बताई थी सर ने, कॉन्सेप्ट क्या बताया था, कैसे समझाया था, तो फिर वो दोबारा करना पड़ेगा, ठीक है। और ये बहुत जल्दी हो भी जाएंगे, ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा तुम्हारा। और कुछ चैप्टर जैसे मैंने बोला था, जिनमें आपको लगता है कि 20% या लेस देन 20% आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर हुआ ही नहीं है चैप्टर, उसको मैंने कहा था अभी स्किप करके अभी पहले फोकस रखो, जो जो चैप्टर आपको समझ में आए हैं, आपने प्रिपेयर करे हैं, उन्हीं को रिवाइज करके फिनिश करो पहले, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो आज कुछ लाइक मिक्स सेट ऑफ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर से। जैसे प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, लेट ए डिनोट द इवेंट दैट। अच्छा, अगर किसी को जैसे प्रोबेबिलिटी रिवाइज करना है, तो तरीका क्या होना चाहिए? प्रोबेबिलिटी से पहले कौन सा चैप्टर लाइक जरूरी है करना, वो बताएगा? पीएनसी। पीएनसी भाई, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वैसे तो बहुत इजी है। प्रोबेबिलिटी में अगर कहें कि कैलकुलेशन ज्यादा नहीं आती, सिंपल से होंगे, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं होगी। दूसरी बात, पहले पीएनसी आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, मतलब काउंटिंग प्रिंसिपल, कैसे काउंटिंग करते हैं, टोटल आउटकम्स, फेवरेट आउटकम, वो पता होना चाहिए, उसके लिए पीएनसी आना चाहिए। तो अगर पहले कोई बच्चा प्रोबेबिलिटी कर रहा है, तो उसको पहले पीएनसी करना चाहिए रिवाइज। उसके बाद फिर प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन इजी होते हैं, लेकिन मैंने एक चीज बोली थी कि प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जब क्वेश्चन पूछता है तो उसको कह क्या रहा है, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो अगर समझ में आता है कि ये इसका मतलब क्या है, ऐसा लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, तो ये बातें अगर मीनिंग बनाती हैं, आपको समझ में आती हैं कि बातें क्या पूछ रहा है, तो तभी क्वेश्चन में जब स्टेटमेंट देगा कुछ, तो वो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा कि पूछ क्या रहा है। तो अगर डिफरेंस क्लियर नहीं है, तो पहले वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में। और इन सभी जो मैं बता रहा हूँ, डिनोट कर रहा हूँ, पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, कभी स्टेटमेंट में बोल देता है, मतलब जैसे मैंने लिखा पी ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको मतलब समझ में आ गया कि ए एंड बी दोनों हो जाए, इस बात की प्रोबेबिलिटी। लेकिन कई बार वो स्टेटमेंट में लिखता है, जैसे बोलेगा ओनली ए हो जाए, तो दो बच्चे लेट्स से पेपर सॉल्व कर रहे हैं, और मैं कहता हूँ कोई एक बच्चा ही सॉल्व करे ओनली ए, या ओनली ए बोल देता हूँ सिर्फ, तो ओनली का मतलब है ए करे बी ना करे, मतलब ये नहीं कि सिर्फ पी ए लिख दिया। तो अब कोई बच्चा लाइक आर्गुमेंट करेगा कि सर पीए का भी मतलब वही है कि ए सॉल्व कर दे, पर ए सॉल्व करने के साथ साथ उसमें कंडीशन ये है कि भाई बी हो भी सकता है सॉल्व करे, नहीं भी करे, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ना क्वेश्चन जब आता है, नहीं तो क्या होगा, आपको खुद लाइक ऐसा लगेगा कि आप जो समझ रहे हो, जो कंक्लूजन निकाल रहे हो, वो आपको लगेगा आप ठीक कर रहे हो, बट एक्चुअली में जब कोई समझाएगा आपको, तब बात समझ में आएगी कि पी ए रॉन्ग क्यों था, जब उसने ये बोला था क्वेश्चन में कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए सॉल्व द पेपर, तो उस बात में ये जो आपने लिख दिया पी ए, ये रॉन्ग है। तो होना क्या चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, मतलब ए सॉल्व करे, ये तो होना ही चाहिए, साथ में बी सॉल्व ना करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, जो कि हम ऐसे बोलेंगे प्रोबेबिलिटी दैट ओनली ए सॉल्व द पेपर, ठीक है। अगर उसने बोला होता सिर्फ ए सॉल्व कर दे पेपर, ओनली नहीं लिखा होता, तो फिर पी ए, ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर ऐसे लिखा होगा, इफ इट इज गिवन दैट बी सॉल्व द पेपर, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए आल्सो सॉल्व द पेपर। तो अब उसका मतलब ये है कि अगर मैं कह रहा हूं कि बी सॉल्व कर चुका है पेपर, ये ऑलरेडी गिवन है, मतलब ये ऑलरेडी हो चुका है, इसको हम बोलते थे कंडीशन प्रोबेबिलिटी, याद है? यस सर। प्रोबेबिलिटी दैट ए सॉल्व द पेपर व्हेन P has
ऑलरेडी सॉल्व द पेपर। तो ये कंडीशन प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये बातें इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चैप्टर वैसे इजी है, लेकिन अगर आपको ये बातें समझ में आती है कि पूछा क्या है और उसको कैसे लिखना है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सा लाइक एप्लीकेशन लगाना है, तो बहुत ईजी चैप्टर है। तो पहले अपना परमुटेशन कॉम्बिनेशन रिवाइज करो, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी पे आओ। प्रोबेबिलिटी में भी पहले 11th से स्टार्ट करो, फिर 12th में हमने कौन कौन से टॉपिक करे हैं 12th के, कोई बताएगा? पहला टॉपिक कौन सा है? कंडीशन प्रोबेबिलिटी। फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट, फिर तीसरा बेस बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, जो है वो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का क्या एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब वही है कंडीशन प्रोबेबिलिटी बट एक्सटेंड हो जाता है। डिनोमिनेटर में जो हम टोटल प्रोबेबिलिटी लिखते हैं उसके लिए सारे केसेस लिखने पड़ते हैं। और लास्ट है हमारा, लास्ट दो जो है वो कौन से? एक तो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, वेरिएंस निकालते थे। और लास्ट था हमारा बर्नौलिस ट्रायल, जिसमें उसकी कंडीशन कोई बताएगा बर्नौलिस ट्रायल की? सर इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। पहली बात, दोनों के दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होने चाहिए, डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। और दूसरी फाइनाइट और भी है, नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर होने चाहिए। अच्छा ठीक है। और सिर्फ हर दो हर आउटकम होने ट्रायल चाहिए, में, ट्रू या फॉल्स। हाँ हर ट्रायल में ट्रू फॉल्स मतलब हर ट्रायल में दो ही पॉसिबल आउटकम होने चाहिए, या तो हो रहा है या वो नहीं हो रहा है। ठीक है, क्लियर? और उन ट्रायल्स में उनकी हर ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी होगी होने की और नहीं होने की, वो हर ट्रायल में सेम रहनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट ट्रायल में मैंने जैसे कॉइन टॉस करा, तो कॉइन टॉस करने पे हर कॉइन पर जब मैं टॉस करता हूँ तो हेड और टेल की प्रोबेबिलिटी हर बार 1/2 रहती है। तो पहले कॉइन टॉस करा उसमें भी 1/2 है, सेकंड टॉस में भी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालूंगा तो 1/2। तो वो हमेशा सेम रहेगी। ऐसे नहीं होगा कि जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बताना बर्नौलिस ट्रायल का ये एक्सपेरिमेंट है या नहीं, तो मैंने कहा कि एक बैग से मैंने लेट से 4 बॉल निकाली एक एक करके और विदाउट रिप्लेसमेंट निकाली। अब मैं आगे कुछ पूछता हूँ क्वेश्चन, तो ये बता दो बर्नौलिस ट्रायल वाले एक्सपेरिमेंट में काउंट होगा या नहीं होगा? विदाउट रिप्लेसमेंट बोला है मैंने, एक एक करके बॉल निकाला मैं, तो ये काउंट होगा या नहीं होगा बेटा बताओ? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल रहा हूं तो एक बॉल निकालने के बाद सेकंड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है, लेट्स से उसमें रेड और ग्रीन थी, तो रेड की कुछ थी बॉल और ग्रीन की कुछ थी। तो जब मैंने एक बॉल निकाली तो अब सेकंड टाइम में जो प्रोबेबिलिटी रेड की होगी, अगर रेड आ चुकी है पहले उसमें ड्रॉ में, तो सेकंड टाइम में रेड की प्रोबेबिलिटी अब सेम नहीं रहेगी। तो मैंने बोला था हर ट्रायल में जो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए रेड की या ग्रीन की, वो हर ट्रायल में सेम रहनी चाहिए। तो ये जो मेरा ट्रायल होगा ये बर्नौलिस ट्रायल वाले काउंट उसमें फॉर्मूले में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो फिर अगर मैं कहता विद रिप्लेसमेंट है, अब एक एक करके बॉल निकालिए, क्या अब काउंट होगा? यस सर। यस सर। अब काउंट होगा। उसका रीजन ये है क्योंकि जब रिप्लेसमेंट कर दोगे तो आपका जो प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो उसमें लाइक फर्क नहीं पड़ेगा कि पहले क्या आया था। तो बात समझ में आई सभी को? यस सर। यस ठीक है, सर। चलो एक क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन है लेट ए डिनोट्स द इवेंट दैट a 6-digit integer formed by 0 1 2 3 4 5 6 और कंडीशन लगा दी विदाउट रेपिटेशन, बी डिविजिबल बाय 3। एक 6 डिजिट का इंटीजर बनाया 0 1 2 3 4 5 6 से एंड विदाउट रेपिटेशन। अच्छा डिजिट टोटल कितनी है? 7। 7 डिजिट्स है, हाँ, तो 0 को काउंट करके 7 है टोटल। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए हैपनिंग निकालनी है, कितनी होगी? ऑप्शंस आर 4/9, 3/7, 9/56, डी ऑप्शन है 11/27।
पहले टोटल आउटकम्स बताओ कितने होंगे भाई? 6 into 6 Total. factorial. 6 into 6 फैक्टोरियल, वेरी गुड। क्यों होंगे बता दो रीजन, कैसे? सर फर्स्ट पोजीशन पर कोई भी 6 नंबर्स में से कोई एक आ सकता है, सेकंड पर भी 6 में से, क्योंकि फर्स्ट पे 0 नहीं आ सकता, और बाकी क्योंकि रेपिटेशन। फर्स्ट पे जीरो इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि 6 डिजिट कर रहेगा, ठीक है, और फिर रिपीटिशन अलाउड है ना, है ना? सर अलाउड नहीं है। अलाउड नहीं है, हाँ। तो फिर क्या किया आपने? ठीक है, फर्स्ट पर 1 2 3 4 5 6, तो फर्स्ट पर कितनी डिजिट आ सकती है मेरी? 6 आ सकती है, राइट? यस। ठीक है, नेक्स्ट पर भी 6। क्योंकि अब 0 भी आ सकती है, ठीक है, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, राइट? यस इंटू सर। 1 नहीं आया, लेकिन 1 होता भी तो भी आंसर सेम आता, तो इसलिए 6 इंटू, ठीक है, ये वाला, इसको आप 6 फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, ठीक है। टोटल आउटकम्स आ गए। अब नेक्स्ट, अब पूछा है क्या? ए इवेंट था कि वो जो नंबर आएगा विदाउट रिपीटिशन वाला 6 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। अब 3 के लिए आपको वही छोटी क्लासेस में सिखाया जाता है, मैंने भी शायद बताया था, डिविजिबिलिटी रूल, याद है? यस सर। तो डिविजिबिलिटी रूल आपको बताओ क्या होता है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल 3 और 9 का सिमिलर होता है, क्या होता है कि सारे डिजिट का सम क्या होना चाहिए? सारे डिजिट का सम भाई 3 से डिवाइड होना चाहिए, तो बस इसके लिए एफर्ट करना है। तो अब आप सोचो ऐसे कौन से पॉसिबल 6 डिजिट का कॉम्बिनेशन होगा जिनमें हमारा 3 से वो डिवाइड हो जाए। तो आपको पता है कि सारे डिजिट का सम ऐड अप करके 3 से डिवाइड होना चाहिए, सिर्फ वही वाले पॉसिबल केसेस लेंगे हम। तो अब वो काउंट करो, कैसे काउंट करोगे? और बताओ फेवरेट आउटकम्स कितने आएंगे ऐसे? जब 7 डिजिट में से 6 डिजिट लेकर विदाउट रिपीटेशन वाले जो 6 डिजिट लोगे तो एक डिजिट लेफ्ट ओवर रह जाएगा। तो एक डिजिट छोड़कर आप देख लो कि कौन कौन से ऐसे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं 6 डिजिट के जिनमें सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाए। तो अगर मैं सोचता हूँ 0 को छोड़ दूं, जैसे कि एग्जांपल, जैसे 0 को छोड़ देते हैं कि 0 है ही नहीं कहीं पर भी, तो अगर 1 2 3 4 5 6 को ऐड करते हैं तो क्या आएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा? यस सर। डिवाइड हो जाएगा। तो ये एक बन गया। ऐसे आपको सोचना है कितने बनेंगे। और जनरली जब क्वेश्चन ऐसा आया तो बहुत ज्यादा नहीं बनेंगे केसेस कि हम काउंट ही करते रह जाएं 17 18, ऐसे नहीं बनेंगे। तो देखो कितने बन रहे हैं। एक तो मैंने एग्जांपल दे दिया, अब ऐसे ही और सोचो। जब हमने 1 2 3 4 5 6 लिया, 0 को छोड़ दिया तो हमने देखा 6 से डिवाइड, ओ सॉरी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब 1 2 3 4 5 6 में से किसी एक को छोड़ना है, तो वो किसको छोड़ दें हम कि भाई बन जाए? सर 3 को। 3 को बिल्कुल, और एक 6 को, राइट? अब ये वाली बात भी हमें कैसे समझ में है कि 3 को छोड़ दे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा? उसका रीजन है क्योंकि 1 को छोड़ोगे तो फिर लाइक जब पूरा पहले डिवाइड हो रहा था 3 से, तो 1 को छोड़ने से आंसर जो होगा वो अब 3 के मल्टीपल से एक कम या ज्यादा कम आएगा, राइट? राइट। यस सर। तो इसका मतलब यानी वो पक्का डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब एफर्ट भी करना बेकार है, वो समझ में ही आ रहा है। तो 1 2 4 और 5 को छोड़ने से कुछ नहीं होगा, 3 के मल्टीपल ही हटाने पड़ेंगे ताकि फिर भी दोबारा 3 से डिवाइड हो जाए पूरा। तो 3 को हटा दो, 6 को हटा दो, तो 3 ही पॉसिबल लाइक केसेस बनेंगे। कौन कौन से? डिविजिबल बाय 3 वाले एक बनेगा हमारा 0 1 2 4 5 6, एक बनेगा 0 1 2 3 4 5, और एक बनेगा 1 2 3 4 5 6। कोई बता दो और तो नहीं बन रहा भाई? 1 0 3 5 2 6 4 एक मिनट, 1 0 3 5 3 3 5 2 6 4। 2 6 4। यस सर। यार ये तो तुमने 7 डिजिट ले ली, सारी तो ले ली इसमें तुमने। 6 डिजिट का कॉम्बिनेशन बनाना भाई, ओके सर। ओके। है ना? ठीक है। हाँ, कई बार क्या होता है ना, क्वेश्चन
क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, ज्यादा ही दिमाग लगाने बैठ जाते हैं कि हाँ अरे एक और बन रहा है, फिर गड़बड़ कर देते हैं। तो इसलिए अभी भी मतलब सोच लो आराम से भाई, आराम से अभी भी सोच लो। कोई बच्चा वैसे सोच रहा होगा सर 1 और 2 को ही हटा देते हैं, 1 और 2 को हटाएंगे तो अभी हाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। 4 + 5 9 होता है, 9 + 6 जो आएगा वो भी 3 से डिवाइड होगा, प्लस 0 करके भी डिवाइड होगा। बट अगर 2 डिजिट हटा दूंगा तो फिर तो 5 डिजिट का नंबर बनाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट रिपीटेशन है। उसने बोला है क्वेश्चन में 6 डिजिट का ही होना चाहिए। तो समझ में आ रही है ना बात? यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो अब इसके बता दो तो कितने फेवरेट आउटकम बनेंगे, टोटल कितने आएंगे, सॉल्व करके बता दो जल्दी से। पूरा सॉल्व मत करना, इसके बता दो कितने बनेंगे, लाइक फैक्टोरियल वगैरह उसी फॉर्म में बता दो। इसके कितने बनेंगे, इसके कितने बनेंगे और इसके कितने बनेंगे, उन सभी को हम ऐड करके कर लेंगे सॉल्व। उस बता दो कितने बनेंगे। बताओ अभी पहले के कितने बनेंगे, 0 1 2 4 5 6, इसके कितने बनेंगे भाई। पॉसिबल नंबर ऑफ 6 डिजिट इंटीजर्स 5 into 5 factorial. डिविजिबल बाय 3 इसके होंगे, क्योंकि पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा। 5 इनटू फिर 5 0 फिर 0 आ सकता है, राइट। फिर 5 भी बचेंगे, राइट तुम्हारा। फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1, राइट, यही होगा। यस यस सर। अच्छा, तो यानी 0 वाले में अब दूसरे वाले के लिए दोबारा करने की जरूरत नहीं है, वही आएगा 5 into 5 फैक्टोरियल। और इस पहले वाले के लिए क्या लिखते हैं, 6 6 into फैक्टोरियल डायरेक्टली। 6 into 6 फैक्टोरियल लिख दो, 6 into 5 फैक्टोरियल, हाँ 6 into 5 फैक्टोरियल लिख लो, है ना। अब देखो टाइम बचाने के लिए मैंने बोला था जैसे पेपर में आप सॉल्व कर रहे हैं, तो अब किसी बच्चे ने क्या करा भाई, इसको पूरे को सॉल्व कर दिया, जो टोटल आउटकम्स थे 6 into 6 फैक्टोरियल, इसको पूरे को सॉल्व कर दिया। 6 फैक्टोरियल होता है कितना, बताएगा कोई कितना होता है 6 फैक्टोरियल, 720। यस सर Yes, ठीक है, sir. 7 8 फैक्टोरियल तक भाई याद कर लो ताकि कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाए। बट मल्टीप्लाई करके भी आंसर आ जाएगा, बट टाइम वेस्ट होगा। और आपको मैंने बताया था कुछ सेकंड्स भी अगर बच जाते हैं तो लाइक काफी बेनिफिशियल है ना। तो मुझे क्या करना है अभी, मैंने देखा कि 6 फैक्टोरियल आ रहा है इसमें, बाकी में 5 फैक्टोरियल आ रहा है और लास्ट में एक और फिर 6 फैक्टोरियल आ रहा है। तो मुझे पता है 6 फैक्टोरियल को जैसे आपने बोला, किसी ने बोला भी शायद 6 into 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, नीचे डिवाइड में क्या आएगा 6 into 6 फैक्टोरियल, Sir, ऊपर क्या आ रहा 4 है, upon 9. हाँ 5 into 5 फैक्टोरियल, ऑप्शन था क्या 4/9, हाँ था भाई। हाँ तो ऊपर क्या आ रहा है 6, ऊपर आ रहा है हमारा क्या 5 into 5 फैक्टोरियल आ रहा है एक केस आ रहा है 6 into 5 फैक्टोरियल, और एक और क्या आ रहा था 5 into 5 आ रहा था। ठीक है, तो दो 5 into 5 आ रहे हैं और एक आ रहा है हमारा 6 into 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लो, क्या बचेगा 5 + 5 + 6 कितना होगा 16, डिवाइड बाय 6 into 6 फैक्टोरियल का 6 बाहर निकाला, 5 फैक्टोरियल काट रहे, और ये आ गया भाई कितना 4, पहले 8 आएगा फिर ये 3 और ये 3, ठीक है भाई 4 आएगा। ठीक है भाई, आया सभी को समझ में। Yes, sir. ठीक है, तो लाइक प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग वही मैंने बोला था, प्रोबेबिलिटी मतलब इस क्वेश्चन में अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी का कुछ भी नहीं है, तो आपको पता ही फेवरेट आउटकम्स ऊपर लिखते हैं, टोटल आउटकम नीचे लिखते हैं। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन ही है, जिसको आता है वो कर लेगा। नेक्स्ट लेट्स से इंटीग्रेशन का लेते हैं। क्वेश्चन है 0 to infinity, लिमिट दिया हुआ है x डिवाइड बाय 1 + x 1 + x का होल स्क्वायर। तो पहले तो आपको टाइप आइडेंटिफाई करना है, कौन सा टाइप है। आंसर नहीं बता रहा इसका मैं, आपको खुद बताना है क्या आएगा। सर एक 0 to क्वेश्चन था infinity, हाँ हाँ बेटा बोलो। सर, अगर हम जैसे आपने पहले पॉसिबल आउटकम्स हाँ लिखी, तो सर इसमें हम रिवर्स करके लिखें तो क्या होगा। पॉसिबल आउटकम की जगह रिवर्स, मतलब आप कह रहे हो कि 3 से डिवाइड नहीं हो, है ना। नो अब सर, सोचो एक बार थोड़ा सा, जैसे जैसे 1 2 3 4 5 6 है, तो इसको हम रिवर्स करके लिख दें तो 6 5 4 3 2 1। एक मिनट यार, 1 2 3 4 5 6 ये कह रहे हो ना तुम। यस मैंने इसके बनाए थे, टोटल आउटकम आए थे कितने 6 फैक्टर बोले थे ना। अब आप कह रहे हो कि सर उल्टा करके लिख दें, ये कह रहे हो। यस सर। अरे यार, ये जो 6 फैक्टोरियल आप लिख रहे हो, मतलब इसका मतलब समझे ही नहीं तुम।
6 फैक्टोरियल जो लिखा है तुमने, ये टोटल आउटकम इधर उधर करके ही तो है सारे के सारे, क्योंकि 3 से डिवाइड होने में इधर उधर होने से कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, सम ऑफ डिजिट तो वही रहेगा। आई बात समझ में? यस हाँ देखो, अब ये आप जो सोच रहे हो उसको रिलेट करो कि आप क्या कह रहे हो। बात समझ में आ गई ना मैंने क्या कहा? समझ आई बात? यस यस सर। मतलब जो तुम्हारा क्वेश्चन था वही रॉन्ग ही है क्वेश्चन, मतलब उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। आप कह रहे हो कि उल्टा करके लिखते, मैंने ऑर्डर तो लिखा ही नहीं, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखे हुए। भाई इधर उधर कुछ भी कर लो, इधर उधर कुछ भी कर लो, 3 से पक्का डिवाइड होगा। और वही मैंने निकाला है कि इन डिजिट को यूज करके सारे डिजिट एट ए टाइम यूज करनी है। तो भाई कहीं पे भी किसी को कर दो, तभी तो 6 फैक्टर आया। और कैसे निकाला 6 फैक्टर? ऐसे तो निकाला हमने। ठीक है, यस सर। ठीक है। कुछ डाउट है तो पूछो दोबारा। नो क्लियर हो गया? ठीक है, हमने क्या करा, बस डिजिट चूज कर ली कि भाई उनका सम क्या होना चाहिए, 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो ये 3 पॉसिबल आउटकम बने। अच्छा, मैंने एक चीज और बताई थी कि प्रोबेबिलिटी में या जब हम फेवरेबल आउटकम्स काउंट करते हैं तो उसमें अगर तुम्हें लगता है कि 3 के, जैसे बोला इसने, मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 के मल्टीपल का तुम्हें डिजिट रूल पता है कि भाई सारे डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। सपोज करके चलो कुछ ऐसे बोला होता कि 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। अब अगर 3 से डिवाइड नहीं हो, ऐसा बोल देता हूं, तो मैं ये थोड़ा काउंट करने बैठूंगा कि 3 से कौन कौन डिवाइड नहीं हो रहा, वो तो बहुत सारे हो जाएंगे। क्योंकि जो 2 से डिवाइड हो रहा होगा, 6 से डिवाइड हो रहा होगा, 5 से डिवाइड हो रहा होगा, ऐसे तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे। और उनमें भी कुछ ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड हो भी रहे होंगे और नहीं भी हो रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया, क्या ले लिया मैंने, लेट्स से 2 से डिवाइड होने वाला ले लिया। अब 2 से डिवाइड होने वाला 2 4 तो डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन 6 तो डिवाइड हो जाता है। 6 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है। तो उसमें यानी कि पंगा हो जाएगा। तो उसमें फिर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे काउंटिंग लग रहा है कि फेवरेबल आउटकम मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूंगा, नॉट वाला केस लूंगा। मतलब उसने बोला कि 3 से डिवाइड नहीं हो, तो मैं उसका उल्टा ये लूंगा कि 3 से डिवाइड होता है। तो 3 से डिवाइड होने वाले केसेस जैसे हमने निकाले वैसे निकाल लेंगे, और फिर 1 में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो मैंने बताया था कि अगर आपके आउटकम्स जो है बहुत सारे बन रहे हैं, जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, जो फेवरेबल आउटकम्स आप निकाल रहे हो, अगर उसका लग रहा है कि बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेंगे और बहुत सारे आ जाएंगे, तो मैंने कहा था हमेशा नॉट वाला केस, जो उल्टा केस होगा, वो लेकर 1 में से क्या कर देना, माइनस कर देना। ठीक है, क्लियर है? सभी को आगे बेटा समझ में क्या बोला मैंने? यस सर। चलो इस वाले क्वेश्चन को कोई बताएगा कैसे स्टार्ट करें? पहले तो टाइप आइडेंटिफाई करो, क्या बोल रहे हैं, 0 से लेकर इनफिनिटी x अपॉन पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा जब भी इस तरह से लाइक लिमिट आपको दिख रहा है कि 0 से कहां जा रहा है, इनफिनिटी में जा रहा है, ठीक है, तो एक काम करो, इसमें ना, क्योंकि अपर, चलो इधर लगाओ, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाओ, क्या आएगा बताओ? पार्शियल फ्रैक्शन लगाया, क्या आएगा? a के नीचे आएगा क्या, 1 + x, b के नीचे आएगा, 1 + b के नीचे आएगा, bx + c के नीचे आएगा। b के नीचे लेंगे या bx + c के नीचे लेंगे भाई? क्योंकि अगर नीचे वाला फैक्टर हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जिसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, क्वाड्रेटिक है प्रॉपर, x² + x, तो फिर bx + c लेंगे ना न्यूमरेटर में, याद है? लीनियर फैक्टर, लीनियर टर्म लेते हैं ऊपर, याद है? यस सर। तो जल्दी से बता दो वैल्यू क्या आएगी। a के साथ आएगा 1 + x², bx + c के साथ आएगा 1 + x। सर a Solve करके -1 denominator कट upon 2, b 1 upon 2 और -1 c upon 2, b कितना है, 1 upon 2, और c भी 1 upon 2। c भी 1 upon 2, b 1 upon 2 और a -1 upon 2, यही है? यस सर। ठीक है, तो क्या बन गया मेरा इंटीग्रेशन, 0 से इनफिनिटी 1 + x dx, और a की वैल्यू 1/2 थी तो 1/2 भर दो, माइनस का 1/2 सॉरी, प्लस b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू 1/2, दोनों का 1/2 कॉमन ले रहा हूं मैं डायरेक्टली, तो x + 1 बचेगा और नीचे 1 + x², ये ठीक है? ये ठीक है भाई, यहां तक आया समझ में? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब सॉल्व करना है हमें, कैसे करेंगे अब, क्या आएगा इसका, log 1 + log x। mod 1 log 1 + x, किसमें, मॉड में। अच्छा 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो x की वैल्यू अगर 0 से लेकर, मतलब जो आप लोग वो अगर 0 से इन्फिनिटी है तो मॉड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, क्योंकि नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, ठीक है। और -1/2 तो मल्टीप्लाई में चल रहा है, कहां से कहां तक, 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। इसको सॉल्व कर पाओगे? इसका आंसर आएगा फाइनाइट, नहीं आएगा ना?
नो सर। नहीं आएगा भाई इसका, तो इसका आंसर तो इनफाइनाइट लेंथ हो जाएगा, क्योंकि अगर x के लिए इनफाइनाइट पुट करोगे तो तुम्हें याद होगा लॉग का ग्राफ याद है, ऐसा होता था जब हमारा a जो होता था वो ग्रेटर देन क्या होता था, 0, सॉरी 0 कह रहा हूं 1। जो बेस है आपका यहाँ पर e है, कि जब आप लॉग लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट बेस e होता है यहाँ पर 1 + x, तो e 1 से बड़ा ही होता है 2 पॉइंट समथिंग 7 समथिंग, तो ग्राफ ऐसा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जब आप 0 पुट करोगे x की वैल्यू तो log 1 0 हो जाएगा, माइनस वाला पार्ट, और जब log x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करोगे तो 1 + इन्फिनिटी हो जाएगा, और x की वैल्यू जब इन्फिनिटी होगी तभी log 1 + x भी क्या होगा, इनफाइनाइट जाएगा, तो ये तो सॉल्व ही नहीं होगा फिर, है ना। तो स्ट्रेटेजी क्या करनी पड़ेगी भाई, चेंज करनी पड़ेगी यहाँ पे सॉल्व करने की। क्या करें, ये इन्फिनिटी वाला पंगा कर रहा है ना, इन्फिनिटी वाला भाई पंगा कर रहा है, क्या करें जल्दी से बताओ, कुछ सब्स्टिट्यूशन करें है भाई, क्या सब्स्टिट्यूशन करें, इन टर्म्स को देख के कुछ समझ में आता है, x के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करें, tan थीटा। वेरी गुड। क्यों समझ में आता है, क्योंकि अच्छा कुछ सब्स्टिट्यूशन रूल आपको याद होने चाहिए, ये लिख लो भाई अगर नहीं पता है तो, यूजफुल सब्स्टिट्यूशंस, जिनसे क्वेश्चन भाई इजी हो जाए तुम्हारा। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ a² + x², क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, x की वैल्यू a tan थीटा या फिर a cot थीटा। अगर लिखा है a² - x² तो क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू a sin थीटा a cos थीटा। अगर लिखा है x² - a² तो x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं a sec थीटा a cosec थीटा। ये जो मैं लिख रहा हूँ लर्न करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ट्रिको के फॉर्मूले बहुत अच्छी तरह से याद है, अगर तुम्हें ट्रिको के फॉर्मूले लर्न अच्छी तरह से तो इनकी जरूरत नहीं है पर फिर भी अगर याद मतलब थोड़ा सा पता हो पहले से कि हाँ ऐसे करेंगे तो ईजी हो जाता है डायरेक्टली, क्योंकि जो मैं लिख रहा हूँ आपको रिलेट कर पा रहे होगे आप कि अगर यार a² + x² लिखा है तो a² को एक तरह से मन में पहले मान लो 1 लिखा हुआ है, तो 1 + x² में आपको याद आ रहा होगा ऐसा फॉर्मूला ट्रिको में होता था 1 + tan² या 1 + cot²। 1 + tan² होता था sec² थीटा और 1 + cot² थीटा होता था cosec² थीटा। ऐसा बनाने के लिए हम कर रहे हैं। इसी तरह से a² - x² को आप ऐसे सोचो 1 - x² लिखा है तो 1 - sin² की भी आइडेंटिटी होती है, 1 - cos² की भी आइडेंटिटी होती है, और a साथ में इसलिए मानते हैं ताकि a² कॉमन आ जाए। x² वाले में से जब a sin थीटा पुट करेंगे तो a² और माइनस a² sin² में से a² कॉमन आकर 1 - sin² बन जाएगा जो कि cos² होता है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं। तो अगर a² की जगह 1 लिखा है तो a भूल जाना, फिर tan थीटा sin थीटा sec थीटा पुट करोगे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। Yes, फिर sir. कभी ऐसे लिखा हुआ है, फिर कभी ऐसे लिखा हुआ है, रूट के अंदर लिखा हुआ है क्या, x² + a² डिवाइड बाय a² - x², ऐसा लिखा हुआ है रूट के अंदर है। तो फिर x² की वैल्यू क्या पुट करेंगे, या x की वैल्यू सॉरी x की वैल्यू क्या पुट करें, बताओ क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, या चलो स्क्वायर नहीं है, ऐसा ले लेते हैं a + x a - x या फिर a - x ऊपर है और नीचे a + x। बताओ x के लिए क्या पुट करेंगे, इसमें पुट करते हैं a tan थीटा नहीं a cos थीटा, सॉरी a cos थीटा। ऐसा क्यों, तुम्हें याद आ रहा होगा दो फॉर्मूले होते थे 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा, दोनों की आइडेंटिटी याद है क्या थी, 2 sin² θ/2 2 cos² याद है। Yes. भाई सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट 1 - cos 1 + cos, ये मतलब मल्टीपल टाइम यूज होगी, तो सबसे इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी cos 2 थीटा से निकलती थी। मैंने 1 - cos थीटा लिखा है, 1 - cos 2 थीटा होगा, तो जो मैंने θ/2 लिखा है राइट साइड पे sin² के साथ और cos² के साथ वो थीटा आएगा। लेफ्ट साइड पे 1 - cos 4 थीटा लिखा है तो 2 sin² 2 थीटा आएगा। 3 भी लिखा होगा 1 - cos 3 थीटा, और आपको ये वाली आइडेंटिटी लगानी है तो लिखोगे 2 sin² 3 θ/2। तो राइट साइड पे एंगल हाफ करना है आपको, बस और कुछ नहीं। तो ऐसा इसलिए लगाया क्योंकि देखो ना ये भी सब्स्टिट्यूशन रूल समझ में आ रहा है कि क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि a कॉमन आ जाएगा ऊपर नीचे से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से, जब a cos थीटा पुट करेंगे तो फिर a तो कट गया, अब ऊपर एक 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा आएगा या फिर 1 - cos थीटा 1 + cos थीटा आएगा। उन दोनों में जब sin² cos² वाली आइडेंटिटी लिखोगे 2 कट जाएगा, और sin² cos² का रूट से वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो या तो tan θ/2 में चेंज हो जाएगा या फिर cot θ/2 में चेंज हो जाएगा।
तो मतलब सिंप्लीफाई इजी हो जाएगा करना, ठीक है। और ये वाले फॉर्मूले जो मैं बता रहा हूँ ये और कहाँ काम आएंगे, जैसे अभी इस वाले क्वेश्चन में करूंगा मैं, और कहाँ काम आएंगे, जो डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको डेरिवेटिव करना पड़ता है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन यूज करते हैं और अंदर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दे देते हैं, जैसे टेन इनवर्स के साथ कुछ अंदर बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दे देंगे, एक्स की टर्म्स में कोई एक एक्सप्रेशन दे देंगे। तो वहां पर आप जब डेरिवेटिव करने बैठ गए, कुछ बच्चे क्या करते हैं, चेन रूल से करने बैठ जाते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चन में याद रखना है कि बड़ा अगर कॉम्प्लिकेटेड सा लिखा हुआ है ऐसा कुछ टेन इनवर्स के अंदर कुछ अंदर लाइक ऐसा ही लिखा है मान लो ये, तो चेन रूल वगैरह मत लगाना भाई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी और हो भी सकता है कि आप 10-15 मिनट करते रहो तब भी आंसर आपके मैच ना करें, जो प्रूव करना होगा या ऑप्शंस होंगे, तो मत करना, ठीक है। हमेशा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अगर इन्वॉल्व होता है और अंदर एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, तो आप हमेशा ये जो मैं सब्स्टिट्यूशन रूल बता रहा हूँ यही यूज करके सॉल्व करना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा भी था हमने कि काफी क्वेश्चन हम करते थे, सिंप्लीफाई करते थे या प्रूव करते थे, तो उसमें ऐसे ही होता था कि भाई आप पहले जो लिखा हुआ है उसको सब्स्टिट्यूशन लगाकर कुछ सिंप्लीफाई करो, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन या जो भी करना है वो करो, ठीक है। तो इस वाले के लिए भी ऐसे याद रखना है। अच्छा मान लो रूट आया ही नहीं, अब क्या करें भाई, ऐसा आ गया या ऐसा आ गया, अब रूट नहीं है, ध्यान से देखना, अब कोई बताएगा क्या करना चाहिए, एक्स के वैल्यू क्या पुट करते हैं, अब एक्स की वैल्यू क्या पुट करें कि सिंप्लीफाई हो जाए, टेन थीटा, क्यों, क्योंकि इसमें तुम्हें याद आ रहा होगा जब हाँ ए टेन थीटा, जब ए पुट करोगे ए टेन थीटा तो ए तो कट जाएगा, चलो ऊपर नीचे, तो क्या बन जाएगा, एक्सप्रेशन चेंज होकर बन जाएगा 1 प्लस टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। हाँ, और दोनों फॉर्मूले आपको याद होंगे कि 10 पाई बाय 4 प्लस माइनस थीटा, हाँ प्लस माइनस एक्स क्या होता है 1 प्लस माइनस 10x, एक्स सॉरी मैं तो थीटा बोल रहा हूँ, लेकिन जब थीटा होगा तो थीटा आएगा, एक्स है तो एक्स आएगा, माइनस प्लस 10x। ये वाली आइडेंटिटी मैंने कौन सी लगाई है, 10a प्लस बी की या 10a माइनस बी की आइडेंटिटी लगाकर ही ये आता है, लेकिन हम ये लर्न कर लेते हैं क्योंकि 10 पाई बाय 4 अगर a है और x आपका b है तो 10 पाई बाय 4 की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो 1 होती है, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करके डायरेक्टली ये लर्न कर लिया, ठीक है। तो एक्सप्रेशन सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो जाएगा। एक तो मैं लास्ट बार बार बता चुका हूँ, याद होगा तुम्हें, a sin थीटा लिखो और b cos थीटा लिखो, क्या करते थे याद है, प्लस या माइनस क्या करते थे याद है, रूट ए स्क्वायर प्लस क्या करते थे, हाँ डिवाइड करते थे और मल्टीप्लाई कर देते थे, तो मल्टीप्लाई कर दिया भाई रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, और अंदर क्या कर दिया, ऐसे कर दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ क्या लिख दिया साइन थीटा प्लस बी के साथ डिवाइड कर दिया रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में कॉस थीटा। और मैंने कहा था ये जो एक्सप्रेशन है ये किस में चेंज हो जाएगा, इसमें अगर मैं मान लूं कि a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, अगर मैं मान लेता हूँ साइन या कॉस मान लेता हूँ, कॉस क्या फाई मान लिया, मतलब दूसरा एंगल मान लिया, तो आपका जो साइन फाई आएगा वो ये आ जाएगा, अपने आप ही निकाल के देख लो बेशक से ट्राइंगल बनाकर यही आएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे ए और बी चाहे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी ले लो बेशक से 3 4 9 5 6 कुछ भी, तो फिर ये एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा किसमें, ये आपका एक्सप्रेशन ऐसा बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब बहुत जगह एप्लीकेशन है इसकी, अलग अलग चैप्टर में कहीं कहीं यूज हो जाता है, तो साइन क्या बन जाएगा ये थीटा प्लस फाइव बन जाएगा, तो मतलब सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज हो गया। अब आपको वो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू डेरिवेटिव करना है, कुछ भी करना है तो बहुत ईजी हो गया, क्लियर है, ठीक है भाई, यस सर। ओके। तो ये वाले सब्स्टिट्यूशन रूल कुछ याद रखो जो बताए, ठीक है। अच्छा ऐसा आ गया Yes, sir. तो एक और ले लेते हैं, लेट्स से आ गया क्या ले, हाँ चलो ऐसा आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये रूट में, अब क्या करें सर इसमें भी 10 थीटा पुट करेंगे इसमें 1 माइनस 10 स्क्वायर, अब एक मिनट हाँ बोलो बताओ, चलो बाहर लिखा हुआ है, चलो मैं दे देता हूँ क्वेश्चन ही दे देता हूँ। बन जाएगा सर, नहीं चलो ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा लिखा हुआ है, अब बताओ क्या करोगे, और मैं कह रहा हूँ इसका डेरिवेटिव करना है, अब क्या करें इसको, एक्स के लिए क्या सब्स्टिट्यूट करें, चेन रूल लगाओ, नहीं तो सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे एक्स के लिए कुछ पुट करनी पड़ेगी, क्या करूँ बताओ, अगर मैं 10 थीटा पुट करता हूँ तो 1 माइनस 10 स्क्वायर कोस थीटा पुट कर देता हूँ। एक्स के लिए कॉस थीटा यस सर, कर दी, अब क्या आएगा बता दो, तो सर ऊपर आ जाएगा ये लो ये आ गया, अब क्या करूँ, अब क्या करें,
अटक गए यहाँ पर। ऊपर तो आ गया, चलो 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर बन गया, नीचे वाले का तो कुछ नहीं होगा, फिर अटक गए दोबारा, है ना। तो हर रूल याद नहीं रख सकते, मैंने बोला था ना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले अगर याद है तो समझ में आ जाएगा तुम्हें। बाकी जितने बताए वो तो लर्न करो। अब जैसे यहाँ पे फंस गया कि भाई यार इसमें तो समझ में नहीं आ रहा, अब एक्स स्क्वायर को मन में मानो यार ये एक्स स्क्वायर नहीं लिखा हुआ, रूट हटाना है ना, तो तुम्हें कुछ ऐसा याद आ रहा है ना, ये ना मैंने बताया था ए प्लस एक्स ए माइनस एक्स रूट के अंदर लिखा हो, तो अब एक्स के लिए क्या पुट करते हैं, कॉस थीटा पुट करते हैं। तो एक्स लिखा था तो ए कॉस थीटा पुट करा, अब उस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो रूट वाला ही, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर फिर अटक गए, तो यहाँ पर समझ में आ जाना चाहिए कि एक्स एक्स की जगह नहीं, इस बार एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे कॉस थीटा, समझ में? क्लियर है? तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि जो ऊपर बताया था एग्जैक्टली वही आएगा, अब एक्स स्क्वायर की जगह ही कॉस थीटा पुट कर देंगे, तो क्या आएगा बताओ, 1 माइनस कॉस थीटा आएगा, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा tan इनवर्स, और ये रूट में चल रहा है, क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ऊपर क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 कट जाएगा, साइन स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा बाय 2 आएगा, और रूट हट जाएगा तो क्या आएगा tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, ये ठीक है। क्या आ गया आंसर भाई, थीटा बाय 2, थीटा की कोई वैल्यू बताएगा कितनी, यहां से कॉस इनवर्स cos इनवर्स एक्स स्क्वायर। बस, अब हो जाएगा डेरिवेटिव जो भी करना है, ठीक है भाई, हो जाएगा सॉल्व, यस सर। ठीक है। चलो आ जाओ ऊपर वाले पे अब एक बारी, क्या था क्वेश्चन हमारा, ठीक है दोबारा कॉपी डाउन कर रहा हूँ, तो जल्दी से सब्स्टिट्यूशन बताओ क्या करेंगे, किसी बच्चे ने बोल भी दिया था, क्या था, एक्स के लिए tan थीटा पुट करो, सॉल्व करो से थोड़ा सा क्या आएगा, सिंपलीफाई करो, एक्स की वैल्यू अगर हम tan थीटा पुट करते हैं तो क्या आएगा भाई, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी sec स्क्वायर थीटा थीटा, और लिमिट भी चेंज कर दो, x की वैल्यू जब 0 है तो फिर थीटा कितना होगा, 0 ही होगा, और x की वैल्यू इनफाइनाइट है तो थीटा क्या होगा पाई बाय 2, ठीक है। ठीक है, करो अब सॉल्व, क्या आ गया, अब हमें फिर मतलब वो चेंज करने की जरूरत नहीं है, वेरिएबल इंटीग्रेटिंग वेरिएबल चेंज ही कर दिया हमने, 0 से लेकर पाई बाय 2, और आगे x की जगह क्या लिखते हैं tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan थीटा, और 1 प्लस tan स्क्वायर डायरेक्टली sec स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में dx की जगह sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये दोनों तो उड़ गए, क्या आ गया tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan थीटा, साइन कॉस में चेंज करके या उसको सिंपलीफाई कर लो, क्या आएगा तो साइन कॉस में चेंज करके बता दो क्या आएगा, या ऐसे भी लिख सकते हो 1 प्लस किया और न्यूमरेटर में 1 माइनस किया, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा, तो तुम्हारा 1 बन जाएगा, और जो -1 के नीचे आएगा वो अलग लिख दो, आएगा -1 के नीचे 1 प्लस tan थीटा, ये लिख दो, ठीक है। पहले वाले का तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, दूसरे वाले का बताओ क्या होगा, कैसे सॉल्व करोगे 1 प्लस tan थीटा, बताओ भाई, क्या करें सेकंड वाले के लिए, सर यहाँ पे क्या किया आपने? इसको मैंने 1 प्लस tan थीटा -1 ऐसे लिख लिया, मैं दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, ठीक है। यस। मत करो, साइन कॉस में चेंज करके सिंपलीफाई कर लो, क्या आ रहा है बताओ, अब ये 1 का तो हो जाएगा, दूसरे वाले पार्ट को कैसे करोगे, 1 अपॉन 1 प्लस tan थीटा को कैसे करोगे, साइन कॉस में चेंज करें, बताओ log 1 प्लस tan थीटा आएगा फिर। क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा log 1 प्लस tan थीटा, अरे भाई चेन रूल इंटीग्रेशन में तो ना काम करता है, ऐसा तो ना कि डिवाइड में 1 अपॉन x होता है तो log x, तो 1 अपॉन कुछ भी लिखा हो तो log बन जाएगा, चेन रूल इधर इंटीग्रेशन में तो ना काम करेगा, ये करता करता है, नहीं करेगा ना, बताओ भाई करेगा या नहीं करेगा, सर आंसर पाई बाय 2 है। चेक करते हैं, आंसर मुझे भी बताओ, बताओ क्या करा, सर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने जब
वो बन गया था 0 से π/2 टेंजेंट अपॉन 1 प्लस टेंजेंट, तब मैंने वो वाली प्रॉपर्टी लगाई कि x को π/2 माइनस x से रिप्लेस करके। हाँ वेरी गुड, हमारे पास वही प्रॉपर्टीज भी तो है। अब करने को तो मैं वैसे कर सकता हूँ, इसको लेंदी हो जाएगा। क्या होएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा, ऊपर जाएगा cos थीटा, ये आएगा। फिर इसको भी पता है क्या करना पड़ेगा, मैनिपुलेट करना पड़ेगा। कैसे, cos थीटा प्लस करना पड़ेगा sin थीटा, और एक बार लिखना पड़ेगा प्लस का cos थीटा माइनस sin थीटा, ऐसे लिखना पड़ेगा। और डिवाइड बाय 2 भी करना पड़ेगा, इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा और इसके नीचे भी लिखना पड़ेगा। फिर तुम्हें समझ में आ रहा होगा, ये तो बना जाएगा। और इसमें अगर इसको मैं t मानूंगा cos थीटा प्लस sin थीटा को, तो sin थीटा का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा cos थीटा, और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा हो जाएगा। तो एक और बार एज्यूम करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, तो लेंदी होगी प्रोसेस, है ना। मतलब कर सकते हैं, आंसर अब आ जाएगा इसके बाद। तो अगर ऐसे ही करके देख लें, चलो मैच कर लेते हैं, आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा। तुम्हारा तुमने प्रॉपर्टी लगा दी है ना, हाँ, तो उससे भी आ जाएगा शायद। तो यहाँ पे क्या है भाई मेरा, ये समझ आया मैंने क्या करा, cos थीटा sin थीटा बनाकर, ये समझ में आ गया सभी को। Yes. इस वाले टाइप के लिए देखो, इस वाले टाइप के लिए भी मैनिपुलेशन की याद रखो जो मैंने कराई 2 पार्ट में, ऐसे कि अगर cos थीटा बाय cos थीटा प्लस sin थीटा इस तरह से फॉर्म में आ जाता है, तो डिनोमिनेटर में जो लिखा है पहले वही लिख दो, और फिर प्लस में कुछ ऐसा लिख दो जो नीचे वाले का डेरिवेटिव होता है, और डेरिवेटिव लिखकर साइन देख लो यहाँ पर भाई प्लस लिखना है या माइनस लिखना है। जैसे मैंने प्लस इसलिए लिखा क्योंकि साइन थीटा से साइन थीटा तो एलिमिनेट करना है, तो वो तो कट जाएंगे। cos थीटा कोई बात नहीं, डबल हो गया, लेकिन ऊपर एक था तो मैं हाफ लगाकर सेम बना सकता हूँ। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, Yes, sir. तो क्या आ गया आपका हाफ, ये तो हो गया 1 का इंटीग्रेशन कहां से कहां तक था, ये 0 से π/2, और प्लस 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 हाफ, इस वाले के लिए मैं इसको t मान रहा हूं, इसको t माना मैंने, ऊपर वाला कट जाएगा तो dt डिवाइड बाय t हो जाएगा। और लिमिट बता दो क्या लिख दूं, लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगी, ये चलो इंटीग्रेशन करके सब्स्टिट्यूट कर दूंगा दोबारा, या लिमिट चेंज कर दूं, बोलो थीटा की वैल्यू क्या थी 0, तो t कितना आएगा कोई बताएगा? अगर थीटा 0 है तो t कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और t की वैल्यू अगर π/2 लेते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, t की वैल्यू π/2 लेते हैं तो फिर दोबारा 1 आ जाएगा, नहीं तो है भाई, t की वैल्यू अगर मैं π/2 लूंगा, थीटा की वैल्यू सॉरी, तो sin π/2 आपका 1 हो जाएगा और cos π/2 फिर आपका 0 हो जाएगा, तो 1 से 1 हो जाएगी लिमिट, सेम आ जाएगा। तो एज्यूम करें या नहीं करें, नहीं करना चाहिए ना, सेम लिमिट बन जाएगी, नहीं तो ये तो फिर इन्फिनिटी वाला लाइक गड़बड़ हो जाएगी तुम्हारा, सेम लिमिट। अच्छा सेम लिमिट सर मतलब जब 0 नहीं आ जाएगा, सेम लिमिट बन, हाँ यही बोल रहा था। हाँ हाँ राइट, बिल्कुल बहुत अच्छे। क्या आ जाएगा भाई, सेम लिमिट अगर आ रही है तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर, है ना। 1 से 1 आ रहा है तो फिर आपको पता है कि अंदर चाहे फंक्शन का इसका, जैसे हम फंक्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फंडामेंटल लाइक थ्योरम ऑफ कैलकुलस कहता है कि अगर a to b fx dx है और इसका इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल जो है वो लेट से आता है कैपिटल fx आता है, तो आप क्या करते हो, निकालने के बाद आप ऐसे तो करते हो fb माइनस fa, और अगर अपर और लोअर लिमिट दोनों सेम है तो ये दोनों कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला तो पार्ट में क्या आएगा आपका, 0 आएगा, चाहे इंटीग्रेशन आप निकालो नहीं निकालो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि लिमिट ही सेम आ रही है। और हाफ क्या बचा, ये 1 आया था आपका, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, थीटा होगा, राइट। और थीटा कहां से कहां तक आप कह रहे हो, 0 से π/2, तो बेटा π/4 आ रहा है आंसर, गलत कर रहे हो। यस सर, मैंने 2i की वैल्यू थी वो मैं भूल गया था कि वो 2i की। हाँ ठीक है, तो एक शॉर्टकट मेथड हो गया तुम्हारा, तुमने क्या कर दिया भाई, तुम्हें याद आ गया कि प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, है ना, तो तुमने प्रॉपर्टी लगा दी। ठीक है, प्रॉपर्टी इसलिए लगाई होगी, आपको समझ में आया होगा ऐसे, क्योंकि जब इसको साइन कॉस में चेंज करेंगे, कोई बताएगा क्या आएगा, इसका आएगा साइन थीटा डिवाइड बाय साइन प्लस कॉस, यही आ रहा था ना, ये आया होगा तुम्हारा सॉल्व करके, tan थीटा को लिखोगे sin थीटा बाय cos थीटा। मैंने tan में लगा दी, फिर अगला जो कोटेंजेंट वाला बना एलसीएम लेके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम ही बन जा रहे थे। पर तुमने, हाँ समझ गया मैं, पर तुमने एक रिस्क ये लिया कि भाई π/2 माइनस थीटा वाली प्रॉपर्टी लगाने के बाद हो सकता है ऐड अप करके कुछ सिंपलीफाई होता ही नहीं, अजीब सा ही आ जाता। लेकिन जब मैं साइन कॉस में चेंज कर लूंगा तब तो देखकर ही पता लग रहा है पक्का, हाँ भाई प्रॉपर्टी ठीक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब साइन प्लस कॉस आएगा, अब सोचो π/2 माइनस थीटा लगाने पर क्या बनेगा, ऊपर कॉस बन जाएगा न्यूमरेटर में,
डिनोमिनेटर में साइन की जगह कॉस बन जाएगा और कॉस की जगह साइन, मतलब डिनोमिनेटर सेम रहेगा, न्यूमरेटर में साइन की जगह कॉस हो जाएगा। तो आपको मेंटली समझ में आ रहा है, जब ऐड करोगे तो ऐड करने पे 1 आ जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम आएंगे। तो वो मतलब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे तुम कह रहे हो तुमने तो सिंप्लीफाई करा। तो अगर मैं यहाँ पर साइन कॉस में लिख लेता हूँ तो सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली पता लग रहा है कि इन दोनों को ऐड करके 1 आ जाएगा इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन 1 नहीं 1 आएगा, और फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। पाई बाय 2 से 0 माइनस करेंगे तो पाई बाय 2 माइनस 0 ही आएगा, और डिवाइड बाय 2 करोगे 2i करके तो पाई बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी 10 वगैरह ऐसे दिए तो फिर साइन कॉस में चेंज कर लिया करो, अगर डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा। ठीक है भाई, क्लियर? यस सर। ठीक है, सभी को आगे बेटा समझ में? Yes. यस अब एक इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी, लेकिन फिर दोबारा बता देता हूँ थोड़ा सा, लाइक कहीं पे लाइक हो सकता है इसका एप्लीकेशन यूज करना हो तुम्हें। तो एक बात समझो, जब ऐसे बोलते हैं ना ए टू बी, जैसे एक एग्जांपल ही ले लेता हूँ समझाने के लिए। लेट्स से 0 से लेकर मैंने बोला पाई और साइन एक्स दे दिया, तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली बताओ कि क्या आएगी, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बता सकते हो क्या आएगी? 0 0 आएगी। क्यों आएगी भाई 0? क्योंकि ऐसे होता है इसका बराबर ना, सर और फंक्शन है पक्का 0 आएगी, पक्का 0 आएगा। सर साइन पाई बाय 9 एक मिनट, सबसे पहले तुमने बोला ऑड फंक्शन है, देखो तुम सारी प्रॉपर्टीज मेरे को लग रहा है मिक्स कर रहे हो, मैं इसलिए बोल रहा था कॉन्सेप्ट में बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा भाई? सर निकालना सॉरी पड़ेगा, सर ऐसे नहीं। सर ऐसे हम कर सकते हैं एक्स हाँ, की का साइन पाई माइनस हाँ अच्छा, एक्स करके अगर मैं पाई की जगह 2 पाई लिख देता तब ठीक है तुम्हारा आंसर। अगर सर मैं अब लिख एक्स की देता वहां 2 पे पाई चेंज हो तब ठीक है जाएगी ना तुम्हारा आंसर। हाँ, तो बेसिकली क्या करता है वो, जो इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल हम लेते हैं उसकी हमने एप्लीकेशन पढ़ी है कि वो एरिया बाउंडेड रीजन निकालता है, उसको निकालने में यूज करते हैं। तो जब एरिया बाउंडेड लेंगे हम 0 से लेकर 2 पाई साइन एक्स के ग्राफ में, तो एक तो ये वाला एरिया ले लेगा वो, और एक इस एरिया को काउंट कर लेगा, राइट? मतलब ऐसे काउंट कर लेगा और एक ऐसे काउंट कर लेगा, राइट? क्लियर है? ये दोनों एरियाज ले लेगा वो, लेकिन इन दोनों एरियाज को जब ऐड करेगा वो, इंटीग्रेशन जो हमने लिखा है 0 से 2 पाई, तो आंसर 0 इसलिए आएगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर एरियाज का सम तो लाइक मतलब एरिया तो नेगेटिव होते ही नहीं है, तो फिर लाइक ऊपर और नीचे हो चाहे हो तो पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा है तो इसका आंसर 0 है। लेकिन अगर मैंने ये बोला होता, ऐसे बोलता हूँ फाइंड एरिया बाउंडेड बाय साइन एक्स फ्रॉम एक्स, बोल दिया ऐसे 0 से लेकर 2 पाई। जब ऐसे बोल दिया कि एरिया बाउंडेड निकालो 0 से 2 पाई, तब मैं क्या करता, जो पहला एरिया आएगा और जो सेकंड एरिया आएगा वो दोनों सेम होंगे, तो मैं पहला एरिया निकालकर उसका डबल कर देता। अब तब 0 नहीं आएगा आंसर आपका। तो इस स्टेटमेंट में और जो ऊपर क्वेश्चन लिखा है दोनों में ये फर्क है। तो ऊपर में इसने ये नहीं बोला कि एरिया निकालो, तो वो एरिया जो लेता है वो साइन एरिया लेता है। साइन एरिया मतलब इसका आंसर आ रहा होगा पॉजिटिव ए यूनिट्स, तो इसका आंसर वो नेगेटिव ए यूनिट्स लेगा। जब हमने डायरेक्टली 0 से 2 पाई लिखा है तो वो दोनों एड अप होकर साफ पता लग रहा है 0 ही हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिकल फिगर है। तो अगर मैं सॉल्व करके भी दिखाऊं, सॉल्व करके दिखा देता हूं। 0 से 2 पाई लिया आपने साइन एक्स, तो आपने लाइक डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन बता दो क्या होता है भाई, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ठीक है? कहां से यस कहां तक? 0 से 2 पाई, मैंने माइनस साइन बाहर ही निकाल दिया। अब क्या करूंगा बताओ? कॉस 2 पाई पे भी कितना होता है? 1। कॉस 0 पे भी क्या होता है? 1 है ना भाई। 2 पाई एक तरह से 0 ही हो गया ना दोबारा, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया? आंसर 0 आ गया। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? यस तो दोनों बातों में ये फर्क है। जब एरिया बाउंडेड बोल देता है तो हम नेगेटिव वाले को भी, याद है मैंने बताया था कि अगर कभी भी एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है एरिया, तो उस वाले में जब आप लिमिट लोगे इंटीग्रल लगाकर, तो उसको मॉड में रख देना। किस में रख देना? मॉड में रख देना, मतलब अगर नेगेटिव आ रहा हो तो पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, याद है? और दूसरी चीज मैंने ये बताई थी कि कभी भी एरिया, जैसे मैंने बोला एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है और आपको लग रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है समझना कि किस में से किसको प्लस माइनस करना है कर्व में, तो मैंने कहा था तुम्हें वाई एक्सिस पे ले लिया करो। फिर कहां ले लिया करो? वाई एक्सिस पे बाउंड करा लिया करो। मतलब जैसे मान लो ऐसा है शेप, लेट्स से कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है? हाँ, मान लो ऐसा आ रहा है, ठीक है? अब आपको दिख रहा होगा इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। लेट्स से ए बी सी, मैं एक्स एक्सिस पे बाउंड करा के निकाल तो सकता ही हूँ, बट टफ हो जाएगा और थोड़ा सा समझाने में भी लेंथी हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, जब भी ऐसे एक्स एक्सिस के नीचे चला जाए एरिया, तो आप वाई एक्सिस से बाउंड करा लो भाई, ऐसे कर लो।
लेट्स से कुछ भी पॉइंट आता है, ये वाला पॉइंट निकाल लो, ये वाला पॉइंट निकाल दो और ये वाला निकाल दो। लेट्स से ये आ जाता है 0 -3, ये आ जाता है 0 2 और ये आ जाता है 0 3, ऐसा आ जाता है लेट्स से। तो अब इसका एरिया निकालना बहुत ईजी है क्योंकि वाई एक्सिस से तो राइट पे है ना सारा का सारा एरिया। तो वाई एक्सिस को मतलब ऐसे सोचो एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया यानी वाई एक्सिस के ऊपर वाला एरिया मेरे। तो इसमें मैं कैसे लूंगा, कोई बताएगा? एरिया बाउंडेड कैसे लेंगे? पहले कहां से कहां तक लेंगे? -3 से लेकर 2 तक, किसके अंडर लेंगे बताओ? -3 से, या पहले कोई और लेना चाहिए हमें? अच्छा पहले हमें डायरेक्टली लेना चाहिए भाई, बीसी के अंडर लेना चाहिए ना, सीधा -3 से 3 ले ले। -3 से 3 किसके नीचे? बीसी के अंडर है ना, ये ठीक है। बीसी की इक्वेशन लिख लेना। अच्छा बीसी की जब इक्वेशन लिखोगे तो उसमें एक्स की वैल्यू निकालोगे वाई के टर्म्स में या वाई की वैल्यू निकालोगे एक्स के टर्म्स में? बताओ। y की वैल्यू, वाई की वैल्यू एक्स के टर्म्स में निकालेंगे? नहीं नहीं, एक्स की वैल्यू वाई के पर टर्म्स में। dy को मुझे y की लिमिट हाँ हाँ, क्योंकि हम जो Yes, बाउंड करा रहे हैं वो वाई एक्सिस पे करा रहे हैं, तो इस बार हमें जो वैल्यू लेनी है वो वाई एक्सिस पे अगर बाउंड करा रहे हैं तो एक्स की वैल्यू वाई के टर्म्स में निकालेंगे और जो एक्स डीवाई लिखेंगे, एक्स डीवाई में फिर बीसी का जो एक्स आएगा वो वाई के टर्म्स में जो आएगा वो लिखकर हम डीवाई कर देंगे ऐसे। फिर वो कौन सा एरिया दे देगा हमें? वो सारा का सारा बीसी के नीचे जितना भी एरिया तुम्हें दिख रहा है वो सारा दे देगा। उसमें से मुझे 2 रीजन हटाने, कौन कौन से? ये वाले 2 रीजन हटाने। एक तो ये वाला हटाना है मुझे, ये एसी के नीचे आ रहा है, और ये वाला एरिया बी ए के नीचे आ रहा है, राइट? समझ में आया? तो माइनस कर दूंगा मैं, माइनस कर दूंगा कहां से कहां तक? -3 से 2 तक, किसके नीचे? एसी के नीचे। और एक और माइनस कर दूंगा कहां से? 2 से लेकर 3 तक ए बी के नीचे। क्लियर है सभी को? बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। ऐसा करने से क्या होगा? कैलकुलेशन इजी होगी, सॉल्व हो जाएगा जल्दी से। तो जब भी आपका लगे ना एरिया इस तरह से नीचे चला गया एक्स एक्सिस के, तो आप क्या करना, मॉड वगैरह लगाकर मैं कर सकता हूँ, बट थोड़ा लेंथी प्रोसेस होगा और कंफ्यूजन भी क्रिएट कर सकता है, तो गड़बड़ भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें लिमिट भी ज्यादा लेनी पड़ेगी। ठीक है भाई, ये क्लियर है? बोलो Yes, भाई, सभी को आया समझ? ठीक है। तो जब भी ये याद रखना है कि आपका एरिया अगर वाई एक्सिस के नीचे चला जाए तो इस तरह से बाउंड करा के वाई एक्सिस पे ले लिया करो ताकि इजी हो जाए। ठीक है, कैलकुलेशन। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेट्स से बोला इफ ए इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, उसने बोल दिया ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन आपको पहले बतानी है ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी की, एक ब्रैकेट बंद, दूसरा तीसरा इज इक्वल टू, क्या होगा? ऑप्शंस हैं, कोई फाइनाइट आंसर नहीं है, वैसे ही वेरिएबल टर्म्स में हाफ मॉड ए की पावर 4 बी वेक्टर आएगा, बी है ए क्रॉस बी आएगा, सी आंसर है ए का मॉड 4 बी वेक्टर आएगा, या फिर डी ऑप्शन है 0 आएगा। और स्टार्टिंग में बोला गया है कि ए क्रॉस ए जो है वो बी के साथ क्या है? परपेंडिकुलर। तो ए डॉट बी तो मुझे पता लग गया कि 0 है। अच्छा, इसको देखकर सबसे पहले क्या समझ में आता है? ये क्या है भाई? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है या वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है? वेक्टर। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट याद आ रहा है कैसे ओपन करते थे किसी को? यस बताओ, पहले इसी को ओपन कर लेते हैं। ए क्रॉस बी, बताओ कैसे ओपन करते थे? इसको पहले हम यहां से लेते थे ना, इसके साथ लेते थे, क्या लिखते थे? A dot B into A. ठीक है, फिर A dot माइनस A माइनस माइनस ए डॉट ए इंटू में ये लिख देते हैं, है ना? ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? ए डॉट बी कितना है भाई? स्टार्टिंग में बोला उसने परपेंडिकुलर है दोनों की तरफ, क्या लिख दूं? 0 वाला। 0 इंटू ए, 0 आएगा तो लिखो ही मत। माइनस का क्या बचा? ये तुम्हें पता है क्या होता है? ए डॉट ए क्या होता है? मॉड ए मोड ए। स्क्वायर 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 स्क्वायर
ठीक है, इनटू में बी वेक्टर, ये आ गया, पहला पार्ट हो गया, ये आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बाहर क्या लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ है, अब रहेगा ए क्रॉस ये वाला वेक्टर जो आया ये ना, ये ठीक है, हाँ तो ठीक है। अच्छा, अब आपको ये तो पता ही है कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो पार्ट लिखा हुआ है, ये तो एक तरह से कांस्टेंट है ना, मतलब स्केलर है ना, yes, तो अगर स्केलर है तो इसको उठा के सबसे बाहर ले जाओगे ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इसको उठा के बाहर पटक दे, माइनस ऐसे लिख दो, हटा दो इसे यहां से, अब ठीक है, ये ठीक है, यस सर। ठीक है, कर सकते हैं जो मैंने करा। यस सर, चलो अभी इसे ओपन कर दो, अभी इसका हमने करा ही था क्या, यस सर, इसका तो हम कर ही चुके हैं, अब दोबारा क्यों करोगे, टाइम वेस्ट होगा, ये तो हमने ऊपर ही करा था। ए क्रॉस बी क्या आया था आंसर, यही आया था, माइनस का मॉड ए का स्क्वायर इंटू में बी वेक्टर, और बाहर फिर वही माइनस मॉड ए का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस मॉड ए की पावर 4 इंटू में बी वेक्टर। ऑप्शन है क्या ऐसा, पहला ऑप्शन नहीं है, अच्छा सी, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो मतलब अब अगर इसमें बोलूँ, इसमें क्या लगा दिमाग, इसमें एक तो स्केल वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट ओपन करना आना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का लाइक एप्लीकेशन समझ में आना चाहिए कि परपेंडिकुलर बोल दिया तो डॉट प्रोडक्ट 0 है, और कहीं पर अगर ए डॉट ए लिखा हुआ है तो वो पता होना चाहिए कि मॉड ए का स्क्वायर है, ठीक है अभी सभी को। अच्छा, कुछ थोड़ा सा लाइक गड़बड़ यहाँ पे हो सकता था कि ये जो लाइक जैसे मैंने मॉड ए का स्क्वायर कॉमन लिया, बाहर लिखा, अब यहाँ पर कुछ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप कैसे करें सॉल्व से, ठीक है। तो ये चीज याद रखो कि जब भी मॉड निकालते हो, मतलब किसी वेक्टर का मॉडुलस निकालते हो, तो वो बेसिकली एक स्केलर होता है, तो स्केलर जो होता है वो सबसे ऐसे बाहर लाइक ले सकते हो, चाहे डॉट प्रोडक्ट में लिखा हो चाहे क्रॉस प्रोडक्ट में लिखा हो, सबसे बाहर आ सकता था, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, अभी आया सभी को समझ में, यस सर, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला ये चैप्टर वाइज आपको बोला था मैंने, अपने चैप्टर लाइक नोट्स बनाओ, एक कॉन्सेप्ट मैप कि भाई इस चैप्टर में ये बातें हमने सीखी हैं, ये फॉर्मूले थे, सीरियल वाइज, मतलब जैसे डॉट प्रोडक्ट आएगा फिर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, डॉट प्रोडक्ट के एप्लीकेशन की ए डॉट ए का मतलब क्या होता है, अगर मैं दो वेक्टर बोलता हूँ कॉलिनर है, तो कॉलिनर वर्ड सुनते ही क्या क्या बातें दिमाग में आ सकती हैं, अगर मैं कहता हूँ ए और बी मैं कहता हूँ ए एंड बी आर कोलिनियर, तो अब इससे क्या बातें समझ में आती है भाई, एक तो ये समझ में आता है, एक ये भी समझ में आता है, और क्या बातें समझ में आती है, बस इतनी बात आती है, और भी कुछ होता है, एक और बताएगा कोई, ये बात भी तो समझ में आती है कि अगर ए और बी कॉलिनर है तो ए क्रॉस बी भी 0 होगा, राइट, है क्या नहीं, ठीक है भाई, यस सर, तो ये आपके फॉर्मूला लिस्ट जहां पर आप लिखोगे, कॉन्सेप्ट मैप बनाओगे, वहां पर ही जब कॉलिनर वर्ड लिखोगे ए और बी कॉलिनर, तो ये तीनों बातें लिखनी है, क्योंकि पेपर में क्या होता है ना, हमें ये तो याद रहता है, चलो ये वाला भी याद रह जाता है, ये वाली बात कई बार हम रिलेट नहीं करते, कॉलिनर वर्ड में हमारे माइंड में दो ही बातें चल रही हैं कि लैम्डा टाइम्स होता है या फिर उनका प्रोपोर्शन में होता है डायरेक्शन रेशियो, तीसरी वाली बात कहीं पे होगी और 0 लगाना होगा और हम लगा नहीं रहे, टाइम वेस्ट हो रहा है या कुछ और हम सोचे जा रहे हैं, तो ये बातें सारी एक साथ होनी चाहिए, ठीक है, ये कह रहा हूँ मैं, कॉन्सेप्ट मैप इस तरह से होना चाहिए कि अगर कॉलिनर लिखा है तो उसका मतलब क्या है समझ में आ जाना चाहिए, कॉलिनर का मतलब पैरेलल होता है बेसिकली, ये भी बात पता होनी चाहिए, अब पैरेलल वो सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, सेम, अच्छा एक और बात कोई और बताएगा, और क्या लिख सकता हूँ, और क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि ए और बी अगर कॉलिनर है, तो एक और बात हम कंक्लूड कर सकते हैं ए और बी के बारे में, वेक्टर के बारे में, कोई बताएगा, किसी के माइंड में आ रही हो तो, किसी के नहीं, चलो मैं हिंट दे देता हूँ, यूनिट वेक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं, ए और बी के यूनिट वेक्टर के बारे में भी तो कुछ रिलेशन बोल सकते हैं, क्या होगा, अब तो बता दो, प्लस माइनस नहीं होगा क्या, यूनिट वेक्टर जो होंगे, ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी होगा, लैम्डा +2 -2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन यूनिट वेक्टर तो भाई एग्जैक्टली या तो सेम होंगे या ऑपोजिट डायरेक्शन वाले होंगे, और तो कोई चारा ही नहीं आया समझ में, आ गया सर, सर आ गया। भाई दो वेक्टर पैरेलल है तो मतलब डायरेक्शन या तो सेम होगी या ऑपोजिट होगी, अच्छा डायरेक्शन सेम है
तो वेक्टर तो चलो लाइक 2 टाइम्स भी हो सकता है, 3 टाइम्स भी हो सकता है, लेकिन यूनिट वेक्टर तो सिर्फ डायरेक्शन देता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो वो या तो दोनों यूनिट वेक्टर सेम होंगे एग्जैक्टली या फिर माइनस होगा। ठीक है, सभी को क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। तो जैसे मैं लाइक रिलेट कर रहा हूँ कि कॉलिनियर से क्या क्या बातें दिमाग में आ जानी चाहिए, इस यही मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट मैप होना चाहिए। कॉन्सेप्ट मैप मतलब कॉलिनियर सुनते ही बातें सारी दिमाग बातें मतलब घूम जानी चाहिए कि भाई हाँ ये बातें होती हैं। तो फिर हम जब क्वेश्चन करते हैं तो इंटरप्रेट ज्यादा अच्छी तरह से हम कर पाते हैं कि भाई इन बातों का यूज, क्योंकि हो सकता है यूनिट वेक्टर का यूज करना हो, ठीक है, या कहीं पे एमसीक्यू लाइक जो 4 ऑप्शन गिवन हो तो उसमें कहीं पर ऐसे आ जाए कि चलो मैं ऐसे ही दे देता हूँ सिंपल सा क्वेश्चन कि ए और बी कॉलिनियर है और फिर मैं कह देता हूँ यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू ऐसे पक्का बी यूनिट वेक्टर के इक्वल होगा। तो अब अगर किसी का कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो वो कह देगा हाँ सर अगर 2 वेक्टर कॉलिनियर है तो उनके यूनिट वेक्टर सेम होंगे। बेटा सेम हो भी सकते हैं, नेगेटिव वाला भी हो सकता है केस, तो हम ये नहीं कह सकते कि पक्का पॉजिटिव वाला ही होगा, क्योंकि पैरेलल का मतलब ये थोड़ा होता है कि डायरेक्शन सेम भी है। पैरेलल का मतलब सिर्फ ध्यान रखना, पैरेलल का मतलब ये नहीं होता कि वो एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में। लाइन अगर कॉलिनियर है तो लाइन में तो मतलब नहीं होता क्योंकि ऊपर नीचे लाइन एक्सटेंड होती है, लेकिन अगर हमने बोला है कि अगर 2 वेक्टर जो है वो आपस में पैरेलल है तो सेम डायरेक्शन वाले भी हो सकते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन वाले भी हो सकते हैं। इसलिए यूनिट वेक्टर मैंने जब लिखा तो एक बार पॉजिटिव वाला लिख दिया, एक बार नेगेटिव वाला लिख दिया। हम ऐसे नहीं कह सकते कि पक्का पॉजिटिव वाला होगा। ठीक है, क्लियर है? यस सर। चलो तो इस तरह से बेटा अपना हर चैप्टर के मैंने जो बोले थे अभी रिसेंट चैप्टर उनको क्या करो और रिवाइज करके कॉन्सेप्ट मैप बनाकर इस तरह से फॉर्मूला लिस्ट तैयार करो। और एक अभी कर लोगे तो लास्ट मोमेंट पे जब लाइक पेपर से पहले रिवाइज करना होगा, गो थ्रू करने होंगे सारे कॉन्सेप्ट फॉर्मूले, वो जल्दी से हो जाएंगे। नहीं तो तुम्हें फिर वही है 2-2 3-3 4-4 दिन लगेंगे एक एक चैप्टर को करने में, वो भी अच्छी तरह से नहीं होगा, तुम्हें फॉर्मूले माइंड में बिठाने में टाइम लगेगा कि कॉन्सेप्ट क्या क्या थे। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. ओके बेटा, थैंक यू ऑल। Thank you. थैंक यू सर। थैंक यू बेटा। थैंक यू सर।